हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एक्चुअली ए कॉन्सेप्ट क्लियरेंस वीडियो। इस वीडियो में हमने जो गॉसिप, आईजेएस, आईजीएफआरएस, आईएफआरएस, इप्सास, इंड एएस उनके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको किसने फॉर्मुलेट किया है, उस सब के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, if you are interested to know in detail about gossip, IJS, IPSAS, etc., please go to the playlist of my channel. There you can find a playlist on gossip. In this playlist, you can find various videos about IJS, IGFRS, IPSAS, etc. Friends, you may join as a member of this channel for watching all videos before it is made public, and also to view all videos of the channel including practice set videos and mock test videos. So what is GOSSP? GOSSP stands for Government Accounting Standards Advisory Board. GOSSP एक बोर्ड है जिसको कि CAG ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया है ऑन 12 अगस्त 2002 with the support from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। GOSSP क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसका मेन फंक्शन क्या है? आप सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज है वो नॉर्मली कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूटी गवर्नमेंट ऑफिसेस, उन सब फॉलो करते हैं कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंट। कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कैश बेस्ड सिस्टम में जब कोई रिसिप्ट और पेमेंट एक्चुअली रिसीव होगा और पे किया जाएगा इन टाइम पे, उस ट्रांजेक्शन को अकाउंट में लिया जाएगा। So when the payment will be actually made or receipt will be actually received, at that time the transaction will be taken into account. So कैश बेसिस का अपोजिट क्या है? कैश बेसिस का अपोजिट है एक्रूअल बेस्ड सिस्टम। एक्रूअल बेस्ड सिस्टम में जब कोई रिसिप्ट और पेमेंट ड्यू हो जाएगा, एक्चुअली रिसीव हुआ है और नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, जब एक्चुअली रिसिप्ट और पेमेंट ड्यू हो जाएगा इन टाइम पे हम उस ट्रांजेक्शन को ले जाएंगे अकाउंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई भी एम्प्लॉय का सैलरी मार्च 31 में ड्यू हो गया है लेकिन उसको पेमेंट नहीं किया गया है। एक्चुअल बेसिस में जब मार्च 31 में उसका सैलरी ड्यू हो गया है तो मार्च 31 का अकाउंट में उसका सैलरी को इंक्लूड किया जाएगा एज पर एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब वो उसका सैलरी उसको अप्रैल महीने में मिलेगा, उस ट्रांजेक्शन को हम अप्रैल महीने में इंक्लूड करेंगे। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। जो कैश बेसिस ऑफ सिस्टम है वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट अकाउंट्स का फाइनेंस पोजीशन है उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करता है, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है कि जो गवर्नमेंट अकाउंट का सिस्टम है कैश बेस्ड सिस्टम, उनको हम ट्रांसफर कर देंगे एक्रूअल बेस्ड सिस्टम को। इसीलिए गॉसिप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। गॉसिप का मेन फंक्शन है टू प्रिपेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोथ फॉर कैश बेस्ड अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, लेकिन उसका मेन मतलब है फॉर ए स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम कैश बेस्ड अकाउंटिंग टू एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। गॉसिप का मेन पर्पज है to prepare accounting standards on cash based system of accounting and also for accrual based system of accounting. गॉसिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? गॉसिप का मेन ऑब्जेक्टिव टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोथ फॉर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑल्सो फॉर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए गॉसिप ने प्रेस्क्राइब किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर बोथ कैश सिस्टम एंड एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। गॉसिप का और एक भी फंक्शन है, क्योंकि जो अभी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है दिस इज नॉर्मली रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। गॉसिप का और एक मतलब है और एक ऑब्जेक्टिव है टू ट्रांजिशन ऑफ द रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स टू प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। गॉसिप का
दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट इज टू फैसिलिटेट ट्रांजिशन फ्रॉम कैश बेस्ड अकाउंटिंग टू एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग एंड ऑल्सो फ्रॉम रूल बेस्ड स्टैंडर्ड्स टू प्रिंसिपल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। इसीलिए गौसब ने दो तरफ का टू टाइप्स का स्टैंडर्ड्स तैयार किया है। फर्स्ट इज इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IGAS एंड सेकंड इज इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IGFRS. IGAS is normally for cash based accounting standards. IGFRS is normally for accrual based accounting standard. So first is IGFRS. IGFRS stands for Indian Government Financial Reporting Standard, and it is mainly issued by GOSOP for accrual basis of accounting. लेकिन वो जो स्टैंडर्ड्स है नॉर्मली इट इज रेकमेंडेटरी इन नेचर। सो GOSOP जो स्टैंडर्ड प्रिपेयर करेगा इट इज नॉर्मली रेकमेंडेशन। जब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करेगा और नोटिफाई करेगा इस दिन से IGFRS लागू होगा। सो GOSOP का IGFRS इज नॉर्मली रेकमेंडरी। जब वो नोटिफाई हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो हो जाएगा मैंडेटरी। सो टिल अप्रैल 2023 GOSOP ने IGFRS 1, 2, 3, 4, 5 को प्रिस्क्राइब किया है। IGFRS 1 is presentation of financial statements, 2 is property, plant and equipment, 3 is revenue from government exchange transactions, 4 is on inventories, and 5 is contingent liabilities except government guarantees and contingent assets related to disclosure. So these are the main IGFRS that has been approved by GOSOP, but these are not notified by government of India. So till now these are recommended in nature. जब वो notify हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिस विल बी मैंडेटरी। सिमिलरली GOSOP ने कैश बेसिस ऑफ अकाउंट के लिए जो स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है वो है IGAS और इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो IGAS आर मेनली स्टैंडर्ड्स फॉर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, and these IGAS are mandatory by union, states and UT governments when from the date when it notified the government. So जो GOSOP जो IGAS recommend करेगा जिस दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको नोटिफाई कर देगा इस दिन से वो IGAS गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो और UT गवर्नमेंट हो, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। सो एज ऑन अप्रैल 2023 4 IGAS मतलब IGAS 1, 2, 3, 4 ने GOSOP रेकमेंड किया है और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई भी कर दिया है। सो IGAS 1 जो रिलेटेड टू guarantees given by government related disclosure, and IGAS 2 accounting and taxation of grants in aids, IGAS 3 loans and advances made by governments, and IGAS 4 prior period adjustment। इन चारों IGAS ऑल द गवर्नमेंट्स के लिए मैंडेटरी है, लेकिन IGAS 7, 9, 10 जिसको GOSOP ने रेकमेंड किया है, अप्रूव किया है, लेकिन उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई नहीं किया है एज ऑफ अप्रैल 2023। सो IGAS 7, 9, 10 गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है। Well, what is IPSAS? IPSAS stands for International Public Sector Accounting Standards. So IPSAS are accounting standards to be used by public sector entities. Normally those public sector entities जो कि एक्चुअल बेसिस में अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उन पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ने IPSAS स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसीलिए जो IPSAS है वो गवर्नमेंट बिजनेस एंटरप्राइजेस को लागू नहीं होता है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज। तो IPSAS को बनाया किसने?
इप्सास को बनाया है इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड और इप्सास बोर्ड। सो इप्सास को जो स्टैंडर्ड्स है उसको यूज करके पब्लिक सेक्टर एंटिटी ने उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। और जो इप्सास है उसको फॉर्मुलेट किया गया है बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS, जो कि फॉर्मली उनका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IAS। सो नॉर्मली इप्सास आर बेस्ड ऑन IFRS or formerly IAS, and till date there are 42 IPSAS standards on accrual basis of accounting and also one standard on cash basis of accounting. So IPSAS का main purpose is to prepare financial statement by the public sector entities. Those follows accrual basis in preparation of their accounts. So what is IFRS? IFRS is International Financial Reporting Standard. So IFRS are a set of accounting standards जिसको को डेवलप किया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। एंड वो जो IFRS है वो एक तरफ टाइप का ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय पब्लिक कंपनी। सो IFRS इज फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पब्लिक कंपनीज इन प्रिपरेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो एक कंपनी IFRS को फॉलो करेगा इफ दिस इज ए स्टेट ओन कंपनी एंड इट इज ए पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन एन सिक्योरिटी एक्सचेंज। सो जो कंपनी स्टेट ओन कंपनी है और यानी पब्लिक कंपनी जो कि लिस्टेड हुआ है सिक्योरिटी एक्सचेंज में, दे आर बाउंड टू फॉलो IFRS। एंड IFRS का एम क्या है? टू एस्टेब्लिश ए कॉमन अकाउंटिंग लैंग्वेज and to make financial statements coherent and consistent across different industries and countries. So IFRS को all over the world क्यों फॉलो किया जाता है? क्योंकि जितना भी डिफरेंट कंट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, कंपनीज है, उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सिमिलर होगा, इसीलिए IFRS सबके लिए लागू होता है। एंड IFRS प्रीवियसली नोन था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, लेकिन उसको हम अभी बोलते हैं IFRS और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IND-AS? IND-AS इज वन टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसको प्रिपेयर किया है ICAI या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नोटिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन कंपनीज। इंडियन कंपनीज का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नॉर्मली दे विल प्रिपेयर देयर अकाउंट्स बेस्ड ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IND-AS। लेकिन वो जो IND-AS है वो फॉलो करता है IFRS को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सो लगभग दीज आर सेम टू IFRS, लेकिन IND-AS में कुछ मॉडिफाई किया गया है बेस्ड ऑन द इंडियन इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट। लेकिन 90% 99% मिल जाता है IFRS IND-AS, थोड़ा सा डिफरेंस है बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट। सो जो IND-AS है वो नेम किया गया है, नंबर किया गया है, जैसे कि IFRS में स्टैंडर्ड्स को नेम किया गया है, नंबर किया गया है, इसी को फॉलो करके IND-AS का जो स्टैंडर्ड्स है उसको नेम और नंबर किया गया है। लेकिन जो IND-AS है वो जो भी कंपनी है इंडिया का उनके लिए फॉलो करना मैंडेटरी है। जो कोई कंपनी IND-AS को फॉलो नहीं करेगा उसको लीगल एक्शन हो सकता है और उनको पेनल्टी भी हो सकता है।
So Indian accounting standard or Ind AS are mandatory for any Indian company. थैंक यू। जब आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, and also you may join as a member of this channel for watching all videos including practice set videos and mock test videos. Thank you again.